नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में बात उत्तराखंड की, जहां राहुल गांधी ने रैली की है। काफी ठंड का माहौल है वहां पर। राहुल गांधी की रैली से कितना तापमान ऊपर गया है, मैं राजनीतिक तापमान की बात कर रहा हूं। इस बारे में बात करने के लिए न सिर्फ राहुल गांधी की रैली बल्कि और भी मुद्दों के बारे में, चुनाव से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, पुनीत यादव और औरंगजेब नक्शबंदी। पुनीत इस वक्त देहरादून में है और वहीं से जमीनी जायजा ले रहे हैं वहां के राजनीतिक घटनाक्रम का। तो सबसे पहले हम पुनीत के पास चलेंगे। पुनीत, बताएं, क्या उत्तराखंड में कांग्रेस में वो जोशो खरोश आपको नजर आ रहा है कि जो उसे सत्ता के करीब या सत्ता में पहुंचा सके? राजेश, देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो पार्टी में जो जोशो खरोश की आप बात कर रहे हैं, तो वो है। और उसके अपने कारण हैं। अ, उत्तराखंड में कांग्रेस विजिबली बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस बार अपने विक्ट्री प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। और एक जनरल व्यू भी है। आप जब यहाँ लोगों से बात करेंगे, चाहे वो उत्तराखंड का कोई भी इलाका हो, गढ़वाल का हो, कुमाऊं का हो, या तराई का हो, जहाँ आम तौर पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर चल रहा है। तो वो भी एक कारण है नेचुरली कांग्रेस का। दूसरा जो कारण है वो ये कि अ, कई कांग्रेस के कैंडिडेट्स इस बार हैं जो शायद अपनी पार्टी से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और तो उनकी जो भी कैंपेन है, या अगर वो जीतते हैं तो पार्टी का कंट्रीब्यूशन उसमें सेकेंडरी रहेगा। वो अ, कई सारी ऐसी सीट्स हैं। और एक उसमें बात यह भी है कि देखिए, 2017 के चुनाव के बाद, 2017 में जिस तरीके से कांग्रेस हारी थी, 11 सीटों पे निपट गई थी 70 में से, और 57 सीट्स जो है वो बीजेपी जीती थी। मैं जहां अभी हूं, ये गढ़वाल के इलाके में आता है। हालांकि देहरादून और हरिद्वार दोनों ही मोस्टली प्लेन्स हैं, पर एक तौर पे उसको देहरादून से गढ़वाल मान मान लें अगर हम, तो ये 41 सीट्स 70 में से, 70 असेंबली सेगमेंट्स हैं, उसमें से 41 सीट्स गढ़वाल में आती हैं। इन 41 सीट्स में से 34 सीट्स बीजेपी जीती थी पिछली बार 2017 में। और जो मैं एक फैक्टर जो उसमें ये है कि 2014 से, बल्कि 2013 से लेकर के 2016 के बीच में कांग्रेस के जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्ट्रांग नेता थे, उनमें से कई नेता छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे। 2016 में जब हरीश रावत चीफ मिनिस्टर थे, तो वो पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा, उनकी सरकार गिरने का, रिबेलियन का, फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, गवर्नर्स रूल रिवर्स हुआ, वो सारा खेल भी चला था। तो उसके बाद कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका 2017 के चुनाव में लगा था, क्योंकि एक तो सारे नेता छोड़ के भाग गए थे। सतपाल महाराज हो, हरक सिंह रावत हो, यशपाल आर्या हो, ये सारे के सारे चले गए थे। लगभग एक झटके में 9-10 इनके विधायक छोड़ करके चले गए थे। इनमें से अब यशपाल आर्या और हरक सिंह रावत वापस आ गए। उनकी एक अपनी कहानी है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो एक वो भी ऑप्टिमिज्म का कारण है, क्योंकि ये जो नेता आए हैं, हालांकि हरक सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, और उनके पार्टी में दोबारा आने पे भी एक अपना बहुत ही लंबा चौड़ा ड्रामा रहा, पर ये वो लोग हैं जिनकी जमीनी पकड़ उत्तराखंड में बहुत अच्छी है। और यशपाल आर्या की अगर बात करें, सबसे उत्तराखंड में सबसे प्रोमिनेंट दलित फेस अगर कोई है तो वो यशपाल आर्या है। 12 दलित कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं यहाँ, अच्छा खासा एक वोट बैंक है दलितों का। तो ये सारे कारण हैं जिससे कांग्रेस के अंदर एक बॉयंसी है इस वक्त। जी पुनीत, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि
सवाल ये उठ रहा है कि पंजाब में जो है कांग्रेस अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर करने जा रही है, और उत्तराखंड में भी कांग्रेस के पास एक बहुत ही वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, और जिनके आगे पीछे कोई भी उनके सामने अभी उत्तराखंड कांग्रेस में टिकने की हालत में नहीं है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनके नाम को लेके हिचकिचाहट क्यों चल रही है? क्या कांग्रेस वहां क्यों नहीं चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है? देखिए, हरीश रावत जी के साथ एक परेशानी है, और औरंगजेब शायद इस पे और भी विस्तार से बता पाएंगे। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं वो पॉलिटिकली उत्तराखंड के। देखिए, हरीश रावत अगर आज की तारीख में कांग्रेस के जो नेता हम देखें, या जो अभी बीजेपी से दोबारा लौट करके आए, इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो कभी ना कभी पिछले 15, 20, 25 सालों में या तो हरीश रावत के बहुत करीबी रहे हैं, या प्रोटेजेस रहे हैं जिनको हरीश रावत ने मेंटोर किया हो पॉलिटिक्स में। और इनमें से कोई भी हरीश रावत के साथ 5 साल 4 साल से ज्यादा उनकी लॉयल्टी हरीश रावत के साथ नहीं रही। तो हालांकि आज हमारी एक कांग्रेस के कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि जो उनके इंटरनल सर्वेज वो करवा रहे हैं, उन इंटरनल सर्वेज में भी हरीश रावत सबसे पॉपुलर सीएम फेस हैं। लगभग 45 से 50% उनके इंटरनल सर्वेज में लोगों ने उनसे कहा है कि भाई सीएम फेस हरीश रावत ही होना चाहिए। लेकिन अब मसला यह है कि अगर आप हरीश रावत को प्रोजेक्ट कर देते हैं एज चीफ मिनिस्टर, और हरीश रावत, ऐसा नहीं है कि हरीश रावत नहीं चाह रहे, वो तो बार बार इस तरह की हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं कि भाई मुझे प्रोजेक्ट कर दो। नाराजगी भी व्यक्त कर देते हैं, पब्लिकली भी कर देते हैं, फेसबुक पे लंबी लंबी पोस्ट लिख देते हैं। आपको याद होगा, कुछ 1.5 महीने पहले उन्होंने एक बहुत लंबी पोस्ट लिख दी थी जिसके ऊपर बड़ा बवाल हो गया था, जब उन्होंने कहा कि हाईकमांड ने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन यहाँ के लोकल लोकल जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए हैं, और इस तरह की बातें। फिर एक दिन उन्होंने बड़ा लंबा एक पोस्ट लिख दिया था जब वो केदारनाथ गए थे, कि मैं बाबा केदार से ये मन्नत मांग के आया हूं कि मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। तो वो भी ओपनली कह रहे हैं। लेकिन अब परेशानी यह है कि अगर आप उनको ऑलरेडी डिक्लेयर कर देते हैं चुनाव के पहले, तो विद इन द कांग्रेस कई सारे ऐसे लोग हैं जो, और ये कांग्रेस पार्टी में की ये पुरानी परेशानी रही है, जो पूरे जोश के साथ लग जाएंगे पार्टी के कई सारे कैंडिडेट्स को हरवाने, और इंक्लूडिंग हरीश रावत। और हरीश रावत हालांकि जैसा आप कह रहे हैं बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पॉपुलर फेस हैं, उनकी अपनी सिचुएशन लाल कुआं जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं कोई बहुत सेफ सीट उनके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो वहां से बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। और आप हरीश रावत की अपनी इलेक्टोरल हिस्ट्री भी देखिए। ठीक है, 4 5 बार के सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 2.5 साल तकरीबन, लेकिन उनकी इलेक्टोरल हिस्ट्री, आप 1980 में पहली बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता को हरा करके अल्मोड़ा से एमपी बने थे। लेकिन उसके बाद की आप उनकी हिस्ट्री देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो तभी जीतते हैं जब कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत विजिबल लहर हो। जब 2017 में वो चीफ मिनिस्टर थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, 2 कॉन्स्टिट्युएंसी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। एक किच्छा करके कॉन्स्टिट्युएंसी है यहाँ उधम सिंह नगर में, और एक हरिद्वार रूरल, ठीक है। और दोनों ही कॉन्स्टिट्युएंसीज में बहुत बुरी तरह से वो हारे थे सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहते हुए, ठीक है। 2017 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, 2016 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने और उनको अपनी अल्मोड़ा की सीट, अपनी हरिद्वार की सीट वेकेट करनी पड़ी लोकसभा की, उनकी वाइफ को उन्होंने वहां से चुनाव लड़वाया। राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भी उनकी वाइफ बहुत बुरी तरह से लोकसभा का उपचुनाव हार गई थी। तो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स कांग्रेस के बहुत सारे हैं, उनको साफ तौर पे प्रोजेक्ट करने में। हो सकता है प्रोजेक्ट करने, क्योंकि जनता में अभी भी एक वो चेहरा है पार्टी के लिए। लेकिन विद इन द पार्टी, जैसे पंजाब में कांग्रेस जूझ रही है कई सारे अंदरूनी मतभेदों के साथ,
वैसे ही उत्तराखंड में भी है, और उत्तराखंड में उसमें एक हरीश रावत का पर्सनल फैक्टर भी है। सिर्फ बाकी नेताओं के एम्बिशंस नहीं है, बाकी नेताओं के ग्रजेस भी उनसे बहुत ज्यादा है। मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, एक कहा जाता है पुनीत ने हरीश रावत के बारे में हमें उनकी स्थिति साफ कर दी है, लेकिन एक वो कहते हैं कि टीना फैक्टर होता है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। अगर हरीश रावत नहीं तो फिर उत्तराखंड में और कौन? कांग्रेस के पास कोई विकल्प तो, या कोई राजेश, चन्नी की हम तरह फिर से यही, कोई आ जाएगा? बिल्कुल मैं उसी तरफ आपको ले जा रहा था। ऐसा नहीं होता कि टीना फैक्टर हर जगह चलता है। देखिए, पॉलिटिक्स में हमने देखा है सरप्राइजेस हमें मिल जाते हैं। आप मुझे बताइए, कुछ एक साल पहले आपने पुष्कर धामी का नाम सुना था? तो ये आज वो मुख्यमंत्री है स्टेट के। तो ऐसा कोई टीना फैक्टर नहीं है। पुनीत ने कई रीजंस दिए जो हरीश रावत के, और मैं मानता हूं ये दोधारी तलवार है कि आपको भी जख्मी करेंगे और दूसरों को भी ये कर लेंगे। तो उनके साथ चलने में एक दिक्कत ये हो जाएगी कि पूरी कांग्रेस एक तरफ से उनके खिलाफ लग जाएगी और अपनी पार्टी को हराने में लग जाएगी। वो कहेंगे, बेशक हमने 2012 में यही पंजाब में देखा है, जिस दिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को डिक्लेयर कर दिया सीएम कैंडिडेट, उसी दिन कांग्रेस हार गई। तो ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं कि आप कैसे इसको करो। कलेक्टिव लीडरशिप, आप देखिए वर्चुअली, अगर हम बाय ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वही सीनियर नेता है, कैंपेन कमेटी वही तो फेस तो अभी वही है। लेकिन अगर आपने ये उनको डिक्लेयर कर दिया, तब बहुत सारे जो लोग हैं उनके जो साथ चल रहे हैं इस टाइम, उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमांड थोड़ा सा घबरा रही है कि उनको फॉर्मली डिक्लेयर करने में। हो सकता है करे, जैसे अब पता नहीं है, आप कभी भी सुन सकते हो कांग्रेस हाईकमांड जो है कुछ भी कर सकती है। हमने देखा है कि वो सेल्फ गोल भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो हो सकता है यहां भी वो अनाउंस कर दे। लेकिन अभी जो ग्राउंड पे हालात है, पुनीत ने कहा कि लास्ट टाइम देखिए 2 बार दो जगह से हार गए, मुख्यमंत्री थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, और सिंपैथी फैक्टर थी उनके साथ, उनकी सरकार गिराई गई थी, उनका वहां प्रेसिडेंट्स रूल लगा था, लेकिन फिर भी हार गए। और उन्होंने लास्ट टाइम प्रशांत किशोर को भी हायर किया था। प्रशांत किशोर उनके पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे, और बाहर ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था कि ये जीतेंगे और बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। इस बार कांग्रेस जो है उत्तराखंड का जो एक रहा है ट्रेडिशन, साइक्लिक स्टेट, वो तोड़ देंगे, कांग्रेस वापस आ जाएगी, बट हुआ नहीं। तो कई फैक्टर्स होते हैं, और हिल स्टेट है, छोटी स्टेट है। इसमें हमने आज देखिए एक बड़ा इस बार शायद पुनीत भी देख रहे होंगे कि बेसिक जो चुनाव मुद्दा जो कांग्रेस उठाना चाहती है, वो चाहती है कि प्राइस राइज, और ये आपका कई चीजें हैं, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े हैं, पेट्रोल प्राइसेस हैं, इन सब चीजों को करना है। लेकिन बीजेपी इनको घेर ले रही है दूसरे मुद्दों पे। हमने धर्म संसद वहां देखी, पुनीत वहां ज्यादा उस पर रोशनी डाल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा ये नहीं है कि केक वॉक है किसी के लिए, एज हो सकता है एक पार्टी को हो। लेकिन बीजेपी ने देखिए पिछले हमने देखा पिछले 1 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत आ गए, फिर पुष्कर धामी आ गए। तो उन्होंने, अगर हम ये कह सकते हैं कि चन्नी ने कैप्टन अमरिंदर के 4.5 साल के एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर ली, तो यहाँ भी हम वही फिर लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि पुष्कर धामी ने पिछले 4.5 साल या उसका एंटी इनकम्बेंसी खत्म। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और ग्राउंड पे जैसे पुनीत है इस टाइम, वो भी देख रहे होंगे कि काफी पोलराइजिंग एटमॉस्फेयर बन रहा है इस टाइम, और मेरे हिसाब से काफी क्लोज है। एक छोटा सा इंटरवेंशन, आपने हरीश रावत की बात की, हम धर्म संसद और बाकी फॉल्ट लाइंस के बारे में पुनीत के पास फिर से जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, प्रियंका गांधी उत्तराखंड जब गई तो एक किस्म से उन्होंने काफी बड़ा इशारा जो है हरीश रावत की तरह किया अपनी सभा में। बिल्कुल, देखिए मैं अभी तो, अगर आप, जैसे पुनीत ने भी कहा कि अभी कांग्रेस में सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा नाम है, और उनके आसपास देखिए सतपाल महाराज थे, वो उधर चले गए। अब बाकी ये जो विजय बहुगुणा थे वो उधर चले गए, भाजपा चले गए। तो अभी कांग्रेस में है वो बहुत ही वरिष्ठ नेता है, बहुत बड़ा नाम है वहां पे। लेकिन क्या वो अपने दम पे पार्टी को जिता सकते हैं, ये बहुत बड़ा इस पे प्रश्न चिन्ह है।
और उसके बाद हमने सुना कि जैसे प्रियंका गांधी ने बहुत तारीफ की हरीश रावत की रैली में, तो पार्टी में काफी सारे दूसरे नेताओं के सीने पर सांप लौट गया और उन्होंने इस बात का कहा भी बाद में अपने कुछ करीबियों से बोला भी कि प्रियंका जी ने बहुत ज्यादा तारीफ कर, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। हाँ तो बिल्कुल, आप जो इशारा। बिल्कुल मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अब उनके खिलाफ ही उनके ही साथी काम करना स्टार्ट करेंगे। पहले तो इंश्योर करेंगे कि इनको दिक्कत हो जाए अपनी सीट को लेके, फिर ये तो हम देख ही रहे हैं। और दूसरा है, मैं जैसे पहले भी बोला हूं कि हरीश रावत क्या अपने दम पे ला सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अगर ला ही सकते थे तो 17 में उनका कई फैक्टर्स थे, वो ला नहीं पाए, मेरा ये कहना है। हम पुनीत के पास वापिस चलते हैं। पुनीत, बहुत ही संवेदनशील है इकोलॉजिकली उत्तराखंड, भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील है, भूकंप आते रहते हैं, लेकिन अभी हम जो है वो बात कर रहे हैं राजनीतिक हलचल की। तो वहां पे फॉल्ट लाइंस बहुत सारी हैं। राजनीतिक फॉल्ट लाइंस में जो राज्य में गढ़वाल कुमाऊं की बात होती है, एक नई फॉल्ट लाइन वहां पे उभर कर आई है, वो है कम्युनल। धर्म संसद के बाद ये काफी बड़ी फॉल्ट लाइन बन गई है, जो जो वहां पे सांप्रदायिक रंग जो दिया जा रहा है चीजों का, वो कितना असर डालेगा चुनाव के ऊपर? देखिए, ये एक बीजेपी की ट्राइड एंड टेस्टेड जो है स्ट्रैटेजी रही है कम्युनल डिवाइड की। उत्तराखंड में इस मामले पे कुछ वक्त से काम चल रहा है और अब वो बहुत ही क्लियर दिखने लगा है धर्म सांसद वाले, जैसा आपने की कहा कि धर्म सांसद वाले पूरे एपिसोड के बाद से। अभी 3 दिन पहले की बात है, यहां पर बहुत जोर से इस बात पे शोर होना शुरू हो गया है कि भाजपा वालों ने करना शुरू किया है कि अगर हरीश रावत या कांग्रेस की सरकार आती है और हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो प्रदेश में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और आज मैं कुछ इलाकों में, जहां रूरल के जो इलाके हैं वहां, जहां उन एरियाज में जहां जा रहा था, देखिए यहाँ एक माइग्रेशन का बहुत बड़ा इमोटिव इशू है लोगों के साथ। उत्तराखंड के जो लोकल, जो पहाड़ी लोग हैं, उनमें ये संदेश भाजपा के लोग काफी वक्त से बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस वाले अगर आ गए तो एक मुसलमानों का इन्फ्लक्स पहाड़ों में होना शुरू हो जाएगा। हरिद्वार तक तो पहुंच ही गए हैं, क्योंकि देखिए हरिद्वार में एक अच्छा खासा तबका है मुसलमानों का। कांग्रेस के जो 2 एमएलए हैं सिटिंग, 11 ही जीते थे 2017 में, उनमें से 2 जो मुस्लिम एमएलए हैं उनके, वो दोनों हरिद्वार के ही डिस्ट्रिक्ट की असेंबली सेगमेंट से आते हैं। एक पिरन कल्याण करके यहाँ असेंबली सेगमेंट है और उसी से और एक मंगलौर करके सेगमेंट है। दोनों में मुस्लिम एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों इस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, जीतने की पोजीशन में भी हैं। लेकिन ये जो मैसेजिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात जब से शुरू हुई है, यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर ऑलरेडी सर्कुलेट होना शुरू हो गए हैं मॉर्फ्ड इमेजेस हरीश रावत के दाढ़ी और स्कल कैप के साथ, और मौलाना हरीश, मियां हरीश, इस तरीके के मैसेजेस सर्कुलेट होना शुरू हो गए हैं। धर्म सांसद का जो पूरा जो जहर घोला जा रहा है वो बहुत ही रीसेंट चीज है, तो वो भी पब्लिक मेमोरी में है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये काम कर रहे हैं। और इसमें अब आप देखिए 20 असेंबली सेगमेंट्स हैं 70 में से, जहां मुसलमान आबादी उत्तराखंड में काफी सब्सटैंशियल है और काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है जो रिजल्ट आएगा उसमें। वहां असदुद्दीन ओवैसी का भी एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी इन 20 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। नेचुरली अगर मजलिस कुछ वोट्स स्प्लिट करवा लेती है तो वो नुकसान तो कांग्रेस पार्टी का ही हो रहा है। तो इस जो वो बी टीम की बात होती है बार बार, उसको चाहे हम एंडोर्स करें या ना करें, पर जो एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो बीजेपी को तो एक फायदा हो ही जाता है।
तो ये फैक्टर्स हैं और ये डिवाइड बढ़ती चली जा रही है। जो हिल के एरियाज हैं, जो मैं माइग्रेशन की बात कर रहा था, तो काफी जो लोकल उत्तराखंड की जो लोग हैं वो यहाँ से अपने गांव छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं है यहाँ, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। तो बीजेपी ये मैसेजेस फैला रही है कि देखिए आपके गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के लड़के और बच्चे बाहर जा रहे हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुसलमान आकर के कब्जा कर लेंगे। इस तरह का नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। आज हमारी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी में अभी कुछ महीनों पहले एक एपिसोड हुआ था जहां एक लड़की के साथ कुछ छेड़खानी हुई। उस लड़की ने उस बात को लेकर के कोई शिकायत करी जाकर के पुलिस में, और पुलिस ने वहां के लोकल वहां पे आकर के माइग्रेट करके कुछ रहने वाले मुसलमान लड़के 6-7 लड़कों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो और उसको लेकर के फिर जो लव जिहाद की बातें होती हैं और इस तरह की जो एक कैंपेन है बीजेपी की, वो उत्तरकाशी में शुरू हो गई कि ये मुसलमान लड़के आकर के हिंदू लड़कियों को, यहाँ पहाड़ी लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये इस तरह का नैरेटिव यहाँ ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट बन गया हो, इस पे काफी वक्त से बीजेपी काम कर रही है और धर्म संसद वाले पूरे मामले के बाद इसने और तूल पकड़ लिया। पुनीत, ये तो नए मुद्दे हो गए। ट्रेडिशनल मुद्दों का क्या हुआ? गैरसैंण में राजधानी बनाने की बात थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात थी, जिस तरीके से अभी हमने बात किया कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड बहुत ही संवेदनशील इलाका है, हरिद्वार के विकास की बात थी। ये सब मुद्दे क्या कहीं पीछे छूट गए हैं? ये आपने जो बात कही राजेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकली, या मैं ये कहूं कि सोशली बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकली और इलेक्टोरली शायद अब उतनी इंपॉर्टेंट रही नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी इस पे लिप सर्विस के अलावा और कुछ नहीं करती। उत्तराखंड जब राज्य बना था तो 3-4 मुख्य मुद्दे थे उत्तराखंड को राज्य बनाने के। एक मुद्दा था उसमें से कि माइग्रेशन रोकी जाए, यहाँ के जो बच्चे बाहर जा जा करके नौकरी ढूंढ रहे हैं वो खत्म हो। दूसरी चीज थी कि हिल्स के जो एरियाज हैं उनमें डेवलपमेंट नहीं है, तो राजधानी हिल्स की किसी जगह की हो ताकि डेवलपमेंट हिल्स में भी पहुंचे। फिर जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की बात है, एनवायरमेंटल इश्यूज की बात है, वो भी एक मसला था। लेकिन देखिए 2000 से लेकर के अब हम ये 2022 में हैं, किसी ने भी इस चीज के ऊपर कोई काम नहीं किया। लोकली आप किसी पहाड़ी से पूछेंगे तो वो आपसे यही कहेगा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है तो वो देहरादून में राजधानी बनाने का हुआ है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक एक्सटेंट तक डेवलपमेंट था। आपने उसी डेवलपमेंट को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन जो पहाड़ के जो इलाके थे वो 2000 में जिस हालात में थे उन्हीं हालात में वो आज भी हैं। वहां डेवलपमेंट अभी भी नहीं पहुंचा है। अगर आपको उत्तरकाशी में, मैं एक एग्जांपल देता हूं, कल हमारी एक बात हो रही थी, एक लोकल एक्टिविस्ट है उनसे, उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में अगर कोई महिला, प्रेग्नेंट महिला है जिसको कोई मेडिकल इमरजेंसी है और इमरजेंसी डिलीवरी के लिए उसको, आपको सर्जरी के लिए या किसी और मेडिकल अटेंशन के लिए लेके आना है, तो उत्तरकाशी से उसे देहरादून लाना पड़ता है। 8 घंटे वो सफर तय करके यहाँ आएगी, और इसलिए मोर्टेलिटी रेट्स यहाँ के जो हैं वो बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि इतना लंबा, और फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा स्मूथ हाईवे हो जो आप बिल्कुल तेजी से गाड़ी चलाते हुए आ गए। सड़कें भी बहुत अच्छी नहीं है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो ये सारे जो आप मुद्दे बता रहे हैं ये ट्रेडिशनल मुद्दे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी कांग्रेस सब एक ही तरह की सरकारें रही हैं, किसी ने इन मुद्दों के ऊपर कोई काम नहीं किया है। आप आज भी अगर कांग्रेस से जाकर के पूछ लीजिए तो वो आज भी कहेंगे कि हाँ गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए, लेकिन क्या आप गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे? इसका कोई सीधा जवाब आपको नहीं देगा। पुनीत, ये उत्तराखंड का एक और मतलब जो आपने कहा, जब हम ट्रेडिशनल मुद्दों की बात कर रहे थे तो जो हमने शुरुआत में एक हल्का सा टच किया था फॉल्ट लाइन को, गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं,
तो उस पर आपसे एक बहुत ही छोटी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए ये जरूर एक ट्रेडिशनल मुद्दा है जो अभी भी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। गढ़वाल ट्रेडिशनली बीजेपी का बेस्टियन रहा है, कुमाऊं ट्रेडिशनली कांग्रेस का बेस्टियन रहा है। गढ़वाल में 41 सीट्स हैं जिसमें से 34 2017 में बीजेपी जीती थी। कुमाऊं हालांकि कांग्रेस बेस्टियन रहा है, पर कांग्रेस पिछली बार वहां से वाइप आउट हो गई थी, कुछ 6 सीटें ही जीत पाई थी कुमाऊं में। हरीश रावत भी कुमाऊं से ही आते हैं। हालांकि अब वो हरिद्वार रूरल से उनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, जो मतलब तराई का एरिया है, या गढ़वाल, कुछ लोग गढ़वाल में भी मान लेते हैं। तो बीजेपी की जो स्ट्रांग होल्ड गढ़वाल में थी वो इस बार क्रम्बल कर रही है। उसके कई फैक्टर्स हैं और इसलिए भी कांग्रेस थोड़ी बॉयंट है अपनी विक्ट्री प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। एक तो ये कि देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में हमेशा ये रहता है कि भाई गढ़वाली मुख्यमंत्री होगा या कुमाऊनी मुख्यमंत्री होगा। अब गढ़वाल के इन्होंने 2 मुख्यमंत्री दिए, जो TSR 1 और TSR 2, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, दोनों को कब बनाया कब हटाया, उन्होंने अपने कार्यकाल में किया क्या, किसी को आज तक पता नहीं चल रहा है। फिर पोखरियाल भी गढ़वाली, उनको आपने HRD मिनिस्ट्री से हटाया। अब इनकी परफॉर्मेंस आप हटा दीजिए, लेकिन एक इमोटिव फैक्टर गढ़वाल के अंदर है कि भाई आप गढ़वाल के लोगों को आपने चांस दिया और उसके बाद वो चांस कब छीन लिया पता ही नहीं। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी का मामला वैसे ही है, सिटिंग MLAs के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो गढ़वाल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट बीजेपी के अगेंस्ट बिल्ड हो रहा है। और अब जैसे देहरादून प्रॉपर जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ 11 सीटें पड़ती हैं। इन 11 सीटों में आज की तारीख में आप लोगों से बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि हो सकता है 50-50 कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीटें बढ़ जाएं, या कांग्रेस 55 और बीजेपी 45% वाले पे भी आ सकती है। तो ये हालात यहाँ बने हुए हैं। कुमाऊं में एक फैक्टर ऑलरेडी है, क्योंकि हरीश रावत कुमाऊं के लीडर रहे हैं और गढ़वाल में भी उनकी अपनी एक एक्सेप्टेबिलिटी है, तो वो भी कांग्रेस को एक तरीके से हेल्प कर रहा है। जी, बीजेपी ने उत्तराखंड में जितने चीफ मिनिस्टर बदले हैं, उससे क्या बीजेपी जो पहले 2 चीफ मिनिस्टर थे उनकी एंटी इनकम्बेंसी को काटने में सफल हो पाई है? बिल्कुल नहीं। बहुत सीधा जवाब है उसका, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सरकार की कोई परफॉर्मेंस रही नहीं, ना उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स के दौरान, ना पुष्कर सिंह धामी के वक्त। और दूसरा, पुष्कर सिंह धामी जैसा औरंगजेब बता रहे थे, उतने बड़े नाम भी नहीं है कि उनके नाम पर आप चुनाव जीत सके। आज भी आप उत्तराखंड में कहीं भी घूम लीजिए, जितने होर्डिंग्स हैं सारे मोदी सेंट्रिक होर्डिंग्स हैं, और सब पे जो पुष्कर सिंह धामी की फोटोज या स्लोगन्स भी लिखे हैं वो बेसिकली इसी चीज को एंडोर्स करने के लिए लिखे हैं कि धामी जी को मोदी जी का आशीर्वाद है। तो वोट तो आप आज भी पुष्कर धामी के नाम या उसकी परफॉर्मेंस पे नहीं मांग रहे हैं, आप मोदी के ही नाम पर वोट मांग रहे हैं। और वो अपने आप में एक मैं औरंगजेब को लाना चाहूंगा। जो पुनीत जो कह रहे हैं, ये बीजेपी की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी रही है, और ये सक्सेसफुल भी स्ट्रेटेजी रही है कि आप मोदी के नाम पे वोट ले लो, डबल इंजन का आप एक वो बना दो, उसका कैंपेन उसी के सेंटर कर लो, और हर जगह आप देखोगे कि मोदी मेन होंगे कैंपेन पोस्टर्स में या कहीं पे भी, और बाकी जो है वो उसके इर्द गिर्द होंगे। तो मैं ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजी, और ये उनकी काम कर रही है, बहुत सक्सेसफुली काम कर रही है ये स्ट्रेटेजी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग समय हमारे पास समाप्त हो गया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए पुनीत आपका और औरंगजेब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया।